अस्सलाम वालेकुम। कैप फॉर बिजनेस लॉ हम पढ़ रहे हैं जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आई कैप की बुक का चैप्टर 14 हमने एंड कर लिया है। आज चैप्टर 15 को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हमें पता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरह के हैं आपके, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। लेकिन ये निगोशिएबल तभी कहलाएंगे अगर आप इनको ट्रांसफरेबल रखें। मतलब है कि अगर ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर ये नहीं हो सकते तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहलाएंगे। हाँ, ऑल्दो अपनी अपनी जगह पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में तो वो जाहिर है वो रहेंगे ही, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है वो तो परफॉर्म करना ही होता है, बट निगोशिएबल मतलब नहीं है, फिर वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। अच्छा, हमने प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा है, उसको थोड़ा क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं। प्रोमिसरी नोट बेसिकली एक प्रॉमिस है, एक अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल, गैर मशरूत, किसी तरह की शर्त नहीं होती। बस उसमें सिंपल एक जो मेकर है वो कहता है, वादा करता है कि भाई हाँ मैं आपको पैसे दूंगा। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट को प्रॉमिस नहीं कहा जाता। मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि जी मुझे पता है मैंने आपको पैसे देने हैं, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिस, दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोमिसरी नोट एज वेल। तो आपको एक प्रॉमिस करना पड़ता है। वर्डिंग उसकी कोई भी हो सकती है, बट ये आपका उससे ये इन्फेरेंस हो रहा हो, ये चीज़ शो हो रही हो कि आप उसमें कोई अंडरटेकिंग दे रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं। बनाने वाले को मेकर कहते हैं, जिसके नाम पे बनता है उसको पेई कहा जाता है, मतलब जिसको पेमेंट मिलनी होती है, ठीक है जी। और हमने फिर कहा कि रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, पार्टीज जो हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आई तो हमने कहा यार बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है। ऑर्डर किसकी तरफ से है? ड्रॉर जो है, जो बनाने वाला है, वो ड्रॉई को ऑर्डर करता है कि भाई पेई को पे करो, ठीक है। अब वो जो पेई है वो ड्रॉर खुद भी हो सकता है। मतलब है कि ड्रॉर ड्रॉई को ये भी कह सकते हैं यार मुझे पे करो। तो इस केस में ड्रॉर और पेई सेम पर्सन है, ड्रॉई डिफरेंट है। ड्रॉई हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर और पेई हमेशा डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैं अपने आप को देने का वादा तो नहीं ना कर सकता, ठीक है जी। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। एसेंशियल्स इसके भी तकरीबन वही हैं जिस तरह के प्रोमिसरी नोट के हैं, बस में फ़र्क क्या है, ये ऑर्डर है। अच्छा, अब बात आ गई, चेक रह गया था। चेक के ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर आपको दे दिया है कि भाई चेक क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा यार इसके ऊपर थोड़ा डिटेल के साथ बात की जाए, तो वो आज देख लेते हैं इंशाल्लाह, उसको डिस्कस करते हैं। चेक आप लोगों ने देखे भी होंगे, अगर अभी तक नहीं देखे तो आपके पेरेंट्स के पास कोई ना कोई चेक बुक होगी। अगर आपका अकाउंट अपना नहीं भी है तो काइंडली वो लाजमी देखिएगा। मैं भी आपको एक चेक कोशिश करता हूँ दिखाऊं, तो ताकि आपको प्रैक्टिकल, जाहिर एक चीज़ है तो जहाँ तक हमारी फिर कोशिश होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिकल मटेरियल अवेलेबल है तो फिर उसका ही इस्तेमाल किया जाए ना, तो चीज़ें याद भी रहती हैं। आज मैं ज़रा चेक के ऊपर, चेक की बात करने लगा। देखें, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात की थी कि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक टाइप है, यही है ना। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या होता है, ड्रॉ ड्रॉई को कहता है पेई को पे करो। इधर भी चेक के केस में भी ड्रॉ ड्रॉई को कह रहा होता है पेई को पे करो, जबकि ड्रॉई चेक के केस में सिर्फ बैंक होता है। वे एक मेन फर्क है, ठीक है। और एक दूसरा फर्क क्या था कि चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, पेबल टू ऑर्डर, पेबल एट टाइम भी हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। बट चेक हमेशा हर सूरत क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। ये कुछ फर्क थे। अदरवाइज चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप है, इसलिए उसने स्टार्ट किया है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जो आप किसी बैंकर के नाम पे, मतलब बैंक के नाम पे करते हैं, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और इसको आसान फाज में आप लिख लें, एंड ओनली पेबल ऑन डिमांड, ये लिख लें, ये उसने लिखा हो ना, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड ऑन डिमांड के अलावा नहीं पेबल होता है। तो आप इसको आसान फाज में लिख लें, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड ओनली, बस ये लिख लें आगे, ठीक है। तो द एनालिसिस, भाई क्या एनालिसिस शो कर रहे हैं कि ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन डिफरेंट है दो तरीकों से। एक तो है कि ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर, और ये ऑलवेज विल बी पेएबल ऑन डिमांड, ये फर्क है, ठीक है जी। पार्टीज टू चेक जो हैं, कौन कौन पार्टीज होती हैं हमें पता है ऑलरेडी। ड्रॉर से मुराद क्या है, जो बनाता है इसको, जो लिखता है, जिसका बैंक अकाउंट होता है, जो जिसके बैंक अकाउंट में से पैसे कटने होते हैं, ठीक है, डिडक्ट होने होते हैं, वो ड्रॉर कहलाता है। और ड्रॉई कौन है जी? बैंक होता है जिसके नाम पे चेक बनाया जाता है, ठीक है। बैंकर मीन्स अ पर्सन ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर। बेसिकली उन्होंने बैंकर की या बैंक की डेफिनेशन बताई है कि बैंक से मुराद वो
एक इदारा है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, लेंडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, और उनको पेबल ऑन डिमांड होता है, वापस फ़ौरन करता है, चाहे वो वापस आपने पैसा निकलवाना हो बैंक या चेक के थ्रू या पे ऑर्डर होता है उसके थ्रू या बैंक ड्राफ्ट होता है उसके थ्रू। वो थोड़ा सा फ़र्क है चीज़ों में, वो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। फिलहाल हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में मेन 3 ही चीज़ें हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। पे ऑर्डर ड्राफ्ट क्या होता है वो आगे जाके मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जी। पेई से मुराद क्या है? वो बंदा जिसके नाम पे चेक बनाया जाता है। आगे आ गया जी स्पेसिमेन चेक का, तो आप लोगों के पास होगा चेक, बेहतर है कोई निकाल लें या गूगल वगैरह कर लें, आपके पास चेक की पिक्चर आ जाएगी। ये देखें चेक किस तरह का होता है, आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर थोड़ा करीब आ जाऊं तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ये देखें ये बैंक होता है जी, आपका यहाँ पे बैंक आ गया, फॉर एग्जाम्पल मिज़ान बैंक लिखा हुआ है, ये बैंक का नेम आ गया, ठीक है। ये आपका नीचे उसकी ब्रांच आ जाती है, कौन सी है, मोल्डन ब्रांच है, इस तरह लाहौर वगैरह। ये चेक नंबर होता है, ये हर चेक को एक जो डिजिट्स हैं वो यूनिक डिजिट्स दिए होते हैं, मतलब कि वो आइडेंटिफाई हो सके, जिस तरह करेंसी नोट के ऊपर आपको पता ही है लगे होते हैं। तो ये नंबर भी इस तरह, अगर आपकी चेक बुक गुम हो जाती है तो आप फिर अक्सर क्या करते हैं, बैंक को कॉल करके काउंटरमैन, जिसको हम कहते हैं काउंटरमैन करवाना, बंद करवा देना चेक, तो आप उनको चेक बुक का नंबर या ये सीरियल नंबर बताते हैं, इस सीरियल नंबर वाले चेक्स हैं उसके अंदर, वो प्लीज़ आप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बैंक अपने तमाम ब्रांचेस को इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देता है। किसी भी ब्रांच में इस तरह का चेक जाएगा तो वो उसको रोक देंगे, उसको पेमेंट नहीं करेंगे, वो सिस्टम में डालते हैं ना चेक का नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई डेट से मुराद है इशुएंस डेट, इशू किस डेट को हो रहा है, ये पेमेंट की डेट नहीं है, ये इशुएंस डेट है कि इशू किस डेट को हो रहा है। देन ये देखें नीचे पे, ये जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर आप बंदे का नाम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, पेबल टू ऑर्डर बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है और बियरर, ठीक है, इसको या बियरर को दो, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बन गई, ऑर्डर भी है बियरर भी है एट द सेम टाइम। लेकिन अगर आपने सिर्फ ऑर्डर करना है तो आप और बियरर को कार्ड भी देते हो, अगर आपने बियरर रखना है तो इधर कुछ भी ना लिखें, या कई लोग इधर पे कैश लिख देते हैं, कैश अब किसी बंदे का नाम थोड़ी है, ठीक है, तो वो भी बियरर ही बनता है, सही है जी। यहाँ पे पीकेआर में आप पैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100,000 आपने लिखना है, लिख के एंड पे आप इस तरह जो मैंने आपको बताया था ये कर देते होते हैं। कोशिश करें उसको साथ साथ लिखे ताकि बीच में कोई ना कुछ ऐड कर सके, उसको बिल्कुल इसके पास करके ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि इधर कोई ऐड ना की जा सके चीज़। बात आ रही समझ? तो इस तरह आप लिख देते हो। साथ इधर रुपीज़ लिखा हुआ है तो इधर आप इंग्लिश में भी, कई लोग उर्दू में भी लिख देते हैं, ठीक है, मतलब है कि कंप्लीट, फॉर एग्जांपल ये है तो आप इधर नीचे क्या लिख देंगे, 1,00,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, आगे इसके भी साथ ओनली लिख दें ताकि आगे कुछ ऐड ना किया जा सके, ठीक है भाई। ये आ गया। देन आपका ये नीचे ये जो पीके करके लिखा होता है, इसको IBAN कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। इंटरनेशनल जब आपने ट्रांजेक्शन करनी हो तब आप ये करते हैं, ये वाला उन्हें बताते हैं, तो उन्होंने वो भी मतलब कि मेंशन कर दिया है। उसके नीचे आपका सिंपल अकाउंट नंबर, ये जो अकाउंट नंबर IBAN के अंदर भी हो रहा होता है, लेकिन IBAN में पहले कुछ और 4-5 डिजिट्स डाले होते हैं, IBAN में ये देख लें। अच्छा, फिर नीचे नाम आ गया, अकाउंट टाइटल जिसका है, ये मोहम्मद शबासिर आ गया। अच्छा, फिर आपका ये देखें यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि ड्रॉअर के सिग्नेचर। याद करें एक दिन हमने पढ़ा था पेमेंट इन ड्यू कोर्स वगैरह वाला, तो उसमें हमने कहा था कि ड्रॉअर के सिग्नेचर तो बैंक को पता होंगे ना। मिसाल तो मेरा मिज़ान बैंक के अंदर अगर ये अकाउंट है तो मेरे कौन से सिग्नेचर हैं वो तो उसे पता है। अगर वो फेक हो जाते हैं तो बैंक उसकी पेमेंट कर देता है और बैंक फंसेगा कि भैया आपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं की। बट अगर मैंने ये इंडोर्स किया हुआ है, आगे कहीं दिया हुआ है, अब उनके साइन तो नहीं ना पता है उसको, तो वो तो कई बार फोर्ज हो भी जाते हैं, बैंक की इतनी गलती नहीं होती, ठीक है जी। तो भाई ये आपका चेक है, सही है। अब ये देखें, ये बैक साइड पे इसके ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका इन्होंने मतलब एक तरीका रखा हुआ इंडोर्समेंट का कि बैक पर ही करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने पढ़ा है कि फेस पे करें, नहीं तो बैक पे करें, नहीं तो नेक्स्ट एक स्लिप साथ अटैच कर दें या फिर एक स्टैम्प पेपर पे कर दें। इसका भी आगे मज़ीद हो सकती हैं, लेकिन इसकी फ्रंट क्योंकि बिल्कुल फिल्ड होता है ना, फॉर्मेट इसका एक पेट फॉर्मेट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इसलिए फ्रंट पे नहीं होती, बैक साइड पे होती है। इसमें देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, लिखा हुआ इंडोर्समेंट सिग्नेचर एंड स्टैम्प। स्टैम्प उसके लिए अगर ये कोई कंपनी होती, ठीक है, तो उसने फिर स्टैम्प भी लगानी थी अपनी
तो अदरवाइज़ आपने सिंपल अपने साइन करके इंडोर्समेंट वही, अगर आगे पेबल टू ऑर्डर करना है तो अगले बंदे का नाम आ जाएगा, अदरवाइज़ ओपन छोड़ना है, बियर करना है तो सिर्फ साइन करते हैं अपने। ठीक है भाई, तो ये आपका चेक का सिस्टम सारा होता है। आइए बात समझ कोई नहीं, ठीक है। अब इनकी आगे क्रॉसिंग्स भी होंगी, वो भी इंशाल्लाह इसके साथ ही कर लेंगे। अब देख लें स्पेसिमेन उन्होंने भी दिया हुआ तकरीबन इसी तरह के ये। ओके जी, इसेंशियल एलिमेंट्स भाई चेक के क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो ये जाहिर है राइटिंग में ही है ना, ठीक है, राइटिंग में है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे एंड नॉट अ रिक्वेस्ट टू पे, कहते हैं हुक्म होना चाहिए पे करने का। तो ये देखो ना, रिक्वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं रिक्वेस्ट करा, कहता पे, इसमें प्लीज नहीं लिख रहा, सीधा ऑर्डर कर रहा है पे कर भाई, ठीक है। द ऑर्डर मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल से मुराद है कि कोई इसके अंदर किसी तरह का अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल उसने कहा पे करो इतने पैसे, सिंपल बात है। ये तो नहीं लिखा थी पे इफ़ ही ब्रिंग्स फ्लां, इस तरह करके कुछ नहीं लिखा हुआ। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, ये भाई साइन, ड्रॉर के साइन होने चाहिए, ठीक है। आगे द थ्री पार्टीज ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टन, तीनों का पता होना चाहिए। देखो ड्रॉई कौन है इस केस में, ये लिखा हुआ है बैंक जो है मिजान बैंक को हम कह रहे हैं ना पे करो, तो वो ड्रॉई है। ड्रॉर साहब के इधर नीचे साइन हो गए, ये उनका नेम लिखा हुआ है, मतलब जिसका अकाउंट टाइटल है ये नाम लिखा हुआ है, ये साथ साइन है, तो इसका मतलब है कि वो भी आपका क्लियर है। यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाएगा, नहीं आएगा तो बिल आ जाएगा, तो वो भी सर्टन होता है कि ये फलां पार्टी को दिया जा रहा है, सही है। देन आगे द ऑर्डर मस्ट बी टू पे अ सर्टन सम, सही है, सर्टन सम होना चाहिए कि आप यहाँ पे कोई वही चीज़ है कि अनसर्टेनिटी नहीं चीज़ के अंदर ला सकते कि वो फ़लाँ शामिल करना, फ़लाँ शामिल करना, सीधा इधर पैसे पूरे पूरे लिखने हैं आपने, वो आपने लिख दिए। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, ये है ही सिर्फ पैसों का, लिखें लीगल टेंडर है ना PKR, वही लीगल टेंडर होना चाहिए इसमें। ये बैंक को आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इनको कोई 5 किलो आलू भी दे दो, ऑब्वियसली नहीं कह सकते, सिर्फ पैसे होंगे। इट मस्ट ऑलवेज बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा बैंक के नाम का होगा, सही है। इट मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड, ये होता पेबल ऑन डिमांड ही है, इसमें देखो उसने कुछ नहीं लिखा पेबल ऑन डिमांड है टाइम है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि होता ही सिर्फ पेबल ऑन डिमांड है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। वरना हम वो आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ या ऊपर लिखते हैं पेबल ऑन डिमांड वगैरह। चेक के केस में लिखने की नीड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, तो लिखो या ना लिखो इट डजेंट मेक एनी सेंस, तो इस क्योंकि ऑलरेडी पता ही है हमें, ठीक है भाई, ये चीज़ें थी। अब देखें एग्जांपल, अदील ड्रॉज अ बेयर चेक ऑन 1 जुलाई 2020, इट इज़ वैलिड फॉर 6 months, द होल्डर ऑफ चेक मे गेट कैश बाय डिमांडिंग पेमेंट ओवर द काउंटर ऑफ द बैंकर ऑन होम द चेक इज ड्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर तो वो कभी भी ले सकता है। अच्छा, ये ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रूल है कि कोई भी चेक अपनी इशुएंस डेट के 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको कैश करवा सकते हो। इसको आप ये ना समझें कि ये तो फिर एट पेबल ऑन टाइम हो गया, वो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि यार ये ना हो कि मतलब आप चेक बना बना के लोगों को देते जा रहे हैं, ना वो लोग आगे से कैश करवा रहे हैं, पड़े पड़े वो गुम हो जाएं, बाहर में एक मसला हो, क्योंकि एक रेगुलेटेड वे में एक चीज़ें चल रही हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 6 मंथ के अंदर अंदर इसको करवा लें, ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर पे नहीं होगा, ठीक है। फिर आप दोबारा बंदे के पास जाओगे, दोबारा उससे चेक लोगे, तो 6 मंथ किसकी इशुएंस डेट से, ठीक है, आप करवा लेते हैं। ओके जी, अब अगली बार उसने लिखी है, देखिए ये बात समझ लें, वैसे अंग्रेजी अजीब सी है। चेक नॉट ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट ऑफ फंड्स, वो कहते हैं अ चेक ऑफ इटसेल्फ डज नॉट ऑपरेट एज एन असाइनमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द फंड्स टू द क्रेडिट ऑफ द ड्रॉर विद द बैंकर। ये बात जरा गौर से समझ लें, वो कह रहा है कि अगर आप किसी को चेक लिख कर दे रहे हो तो ये नहीं समझा रहेगा कि पैसे उसके हो गए हैं, ये उसने कहा है। अगर मैं किसी को चेक दे दूं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पैसे उस बंदे के हो गए, ये पैसे उसके कब होंगे जब वो बैंक में जाके इसको डिपॉजिट करवाएगा, फिर उसको या तो कैश मिलेगा या उसके बैंक अकाउंट में आएंगे। बात आइए समझ नहीं? जैसे देखो आपको मैं करेंसी नोट देता हूँ 50 रुपए का, तो भाई वो आपके हो गए, असाइनमेंट ऑफ फंड्स होगी, मतलब वो आपके नाम पे आ गया फंड, कहीं पे जाके कुछ करवाने की नीड नहीं है, ठीक है। यहां पर वो कहता है कि भाई जब तक चेक जमा नहीं ना होगा बैंक के अंदर तो इसके पैसे नहीं मिल सकते। तो अगर आपके पास चेक पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे यार इसको मैं अब मतलब है कि ये मेरे नाम पे आ गया है चेक के, मेरे नाम पे पैसे आ गए हैं, पैसे अभी वो कहता नहीं आए, वो कब आएंगे? जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप बैंक में जाके इसको जमा करवाएंगे। एग्जाम्पल देखें, अदील ड्रॉज अ चेक ऑफ 5 million इन फेवर ऑफ काशिफ ऑन 1 जुलाई 2021। Kashif does not become entitled to 5 million that are in the account of Adil at bank on just receiving his check। वो कहते ये नहीं कि काशिफ 5 मिलियन का मालिक बन गया जो उसके अकाउंट में, नहीं भाई, मालिक बनने के लिए
इसको जमा करवाना पड़ेगा। ही मस्ट डिपॉजिट द चेक इन हिज अकाउंट एंड व्हेन बैंक ट्रांसफर्स द अमाउंट टू हिज क्रेडिट, उसके खाते में पैसे भेजता है, ही विल बिकम इंटाइटल टू दोज 5 मिलियन, वो फिर 5 मिलियन का मालिक बनेगा। आ गई भाई बात समझ, ठीक है। डिफरेंस आ गया जी बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में। पहला जी, चेक का ड्रॉई सिर्फ और सिर्फ बैंकर हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉई बैंकर के अलावा कोई भी बंदा, बल्कि उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग अ बैंकर। इंक्लूडिंग अ बैंकर इसलिए लिखा है क्योंकि वो चेक को भी बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप समझता है, तो वो कहते हैं यार कि चेक भी तो टाइप है ना, इसलिए उसने इंक्लूडिंग अ बैंकर लिख दिया। बट जब बैंकर का वर्ड आ जाएगा फिर उसको हम चेक बोल दिया करेंगे। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि चेक के अलावा अगर कोई ड्रॉई हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर सॉरी बैंक के अलावा कोई ड्रॉई हो तो ठीक है, लेकिन अगर ड्रॉई बैंक है तो फिर वो सिर्फ चेक होता है, ठीक है जी। दूसरा, चेक्स हमेशा पेबल ऑन डिमांड है, बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों तरह का हो सकता है। पेबल चेक पेबल टू बियरर ऑन डिमांड वाला बन सकता है, वैलिड है। याद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 का सेक्शन 35, वो क्या कहता है कि भाई दो तरह की चीज़ें आप नहीं इशू कर सकते। ये आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार इसको बोलता हूँ। एक उसने कहा था कि प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर इशू नहीं किया जा सकता, बाहर में चाहे ट्रांसफर वगैरह करते रहे, इशू नहीं किया जा सकता। दूसरा उसने कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, ये वाला इशू नहीं किया जा सकता। पेएबल टू बियरर ऑन ऑर्डर या पेएबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड ऑन टाइम वगैरह वो किया जा सकता है, ठीक है। पेएबल टू बियरर ऑन टाइम किया जा सकता है, पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं किया जा सकता। तो उसने वो भी वाला फर्क बना दिया यहाँ पे। उसने कहा यार बिल ऑफ एक्सचेंज तो ये वाला किया नहीं जा सकता था, लेकिन पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड वाला चेक इशू किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, चेक के केस में भाई ड्रॉई से एक्सेप्टेंस लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ही तो बैंक अकाउंट में से पैसे कटने हैं, तो एक्सेप्टेंस क्यों लें इससे, उसने कौन सा जेब से देने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये होता है कि ड्रॉई से एक्सेप्टेंस पहले लेनी पड़ती है, इसलिए उसको एक्सेप्टर भी बोला जाता है, ओके। स्टैंप, चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैम्प, चेक के ऊपर स्टैम्प कोई लाजमी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। अच्छा, अब ये भी एक लाजमी चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही इन्होंने एक बना दी है। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी कोई मस्ट नहीं होती स्टैम्प। अगर कोई इंडिविजुअल बना रहा है तो इंडिविजुअल की कौन सी स्टैम्प होती है, स्टैम्प तो कंपनीज की होती है। खैर ये कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है, इसको चाहे ना आप लिखना, इसको काट दें। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग आगे जाके हम पढ़ेंगे। क्रॉसिंग का मैंने आपको फिलहाल ये बताया हुआ है कि अगर चेक के फेस पे ये दो इस तरह टेढ़ी करके लाइनें मार दी जाएं, इसका मतलब होता है कि चेक कैश नहीं हो सकता, कैश नहीं मिल सकता, पैसे जो होते हैं ना, करेंसी नोट नहीं मिल सकते, बल्कि अगर ये क्रॉसिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पेई के बैंक अकाउंट में पैसे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, कैश नहीं मिल सकता अगर ये कर दिया जाए तो, ठीक है। फिलहाल ये इसका इतना की याद रखें। उसने चेक में भी क्रॉस फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्रॉस नहीं हो सकता। सेफ्टी इसमें क्या है, कैश लेने आप जाते हो, कैश को चोरी भी कर सकते हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने 5 करोड़ का चेक दिया है और क्रॉस नहीं है, तो अब आप 5 करोड़ लेकर निकल रहे हो, बैंक वाले ने कॉल कर दिया ले जाओ इन्हों, ठीक है, तो वो आपका पैसा लुट सकता है। जबकि इधर क्या है, आप उधर गए हैं बैंक में, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, अकाउंट से कैसे कोई निकाले, ठीक है। वो मतलब है कि इतना ईजी तो नहीं है ना, तो सेफ्टी हो जाती है। चेक की पेमेंट स्टॉप करना थोड़ा इजी होता है, सही है। काउंटर में ऐड करना मतलब है कि जैसे आपकी चेकबुक गुम हुई है, आपने फ़ौरन बैंक को कॉल करनी है, फ़लाँ फ़लाँ चेक नंबर है मेरे, वो गुम हो गए हैं, तो प्लीज़ ज़रा काउंटर में ऐड कर दें। बैंक ने सारे बैंक्स को इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कोई बंदा प्रेजेंट करेगा बैंक में जाकर चेक, बैंक ने उस सिस्टम में डालना होता है कि अच्छा यार ये वाला चेक आया, वो उधर फ़ौरन ही पॉपअप शो है ना, वार्निंग शो है नहीं यार ये तो रोका हुआ है, ठीक है, तो ईजी है। बिल ऑफ एक्सचेंज को इस तरह नहीं काउंटर में ऐड, क्योंकि है नहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की, कोई इदारा थोड़ी कर रहा है। हाँ जी, आई होगी बात समझ या नहीं? आई गेस सही है, छोटा सा लेक्चर ही रखते हैं आज। तो ये आप लोग वैसे ना चेक प्लीज़ अरेंज कर लें कोई ना कोई, या गूगल से कर लें डाउनलोड, जैसे भी, ताकि कल क्रॉसिंग है बड़ी अहम चीज़ है, तो वो आपके पास भी चेक होगा, आप भी साथ साथ क्रॉसिंग करके देखना, तो फिर वो इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में फ़र्क है ना, ये आप लोगों ने लिख कर करना है प्लीज़, ये पेपर में अक्सर आता है, अक्सर आ जाता है, तो उसको लिख कर करना है इस तरह टेबल बना के, ठीक है, ये आप नोट कर लें। कल फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक के ऊपर। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।